पहले तो ये बताइएगा कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान चाहता है कि वो जी बाहर जाए और बाहर जाके पढ़े। क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, किस तरह से क्या होना चाहिए? उसके एक्सपेंसेस दो तरह से आते हैं, एक उसके इनिशियल एक्सपेंस है और एक उसके ईयरली एक्सपेंस है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा इनिशियल एक्सपेंस कम हो, तो आपका जो मेन एक्सपेंस आता है दैट इज योर इनिशियल फी। एंट्री रिक्वायरमेंट्स वो क्या है? हर कंट्री में लेवल्स हैं कि आपने किस लेवल में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाउंडेशन में जा रहे हैं तो मिनिमम पाकिस्तान में आपका ओ लेवल्स होना जरूरी है। क्या आइल्स के बगैर भी कोई पॉसिबिलिटी है कि बच्चा बाहर जा सके? बिल्कुल है, दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक सेल्फ और एक नॉन सेल्फ। हाँ, इसका एक और ऑल्टरनेटिव है, कुछ कंट्रीज की कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी हो जाता है। ये कैसे असेस किया जा सकता है कि फलां बच्चे को फलां यूनिवर्सिटी या फलां कंट्री में जाना चाहिए? इसकी कैसे आप असेसमेंट करते हैं? डिफरेंट फैक्टर्स पे असेसमेंट होती है, हर बच्चे के सर्कमस्टांसेस, हर बच्चे का बजट, हर बच्चे की जो प्रोफेशनल वो डिसीजंस हैं वो डिफरेंट होते हैं। कौन सी कंट्री किसके लिए बेस्ट है ये उसके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। एक चीज और है, पूरे प्रोसेस पे ये जो स्टडी अब्रॉड का, इसमें कैरियर काउंसलिंग जो है ये कहाँ पर आती है? वेरी फर्स्ट देखिए, बिफोर चूजिंग यूनिवर्सिटी, बिफोर चूजिंग कोर्स, बिफोर चूजिंग एनीथिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या, क्यों और कब करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, हमारी स्टडी अब्रॉड की सीरीज का एक और प्रोग्राम आपके पेश खिदमत है। आज जिसके ऊपर हम बात करेंगे, तकरीबन पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए जाना तो चाहता है। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या क्या उसके हवाले से होना चाहिए, ये आज के इस एपिसोड में हम मैम इफ्तिखार खान से बात करेंगे। इसके ऊपर कैसी मैम? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप कैसे? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो चाहता है कि वो जी बाहर जाए और बाहर जाके पढ़े। एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, किस तरह से क्या होना चाहिए? हम सबसे पहले एक्सपेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जब भी बच्चा प्लान करता है कि उसने स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है तो उसके एक्सपेंसेस दो तरह से आते हैं, एक उसके इनिशियल एक्सपेंस है और एक उसके ईयरली एक्सपेंस है। और हाँ, ओवरऑल भी देखा जा सकता है, अगर वो बैचलर्स के लिए जा रहा है तो 3 साल की डिग्री, उसकी 3 साल का ओवरऑल कितना आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किन एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा इनिशियल एक्सपेंस कम हो, और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ओवरऑल एक्सपेंस जो है वो। अब हम क्योंकि स्पेसिफिकली किसी कंट्री को डिस्कस नहीं कर रहे, अगर हम ओवरऑल देख लें तो आपका जो मेन एक्सपेंस आता है इनिशियल एक्सपेंस में, अगर हम डिस्कस कर ले तो जो आपका मेन एक्सपेंस आता है दैट इज योर इनिशियल फी। लेट्स से अगर आपकी $13,000 फी है तो उसका 50% आपने एटलीस्ट पाकिस्तान से पे करके जाना होता है। अच्छा, 50% एक एवरेज में आपको बता रही हूँ। वरना यूके में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डिपेंड करता है कि आपकी कितना डिपॉजिट है। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज का 4,000 डिपॉजिट है, कुछ का 5 भी है, तो वो यूनिवर्सिटी अच्छा, एवरेज है कि जितनी भी फीस है उसका 50%। अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी एम्बेसी फी है, आपके ट्रैवल एक्सपेंस है, फिर आपने आइल्स करना उसका एक्सपेंस है, ठीक है। ऐसे ये आपके आ जाते हैं इनिशियल एक्सपेंस। इसमें आप अपनी जो इनिशियल फी पे की है वो इंक्लूड करते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि आपके ओवरऑल एक्सपेंस कितने आते हैं। अच्छा, अब इसमें आपने जाहिर सी बात है, हम एक साल की बात कर रहे हैं, 1 साल आपने उधर रहना है तो आपके लिविंग एक्सपेंस कितने हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, आपने कोई अपार्टमेंट, कोई रूम लेना है, फिर उसके बाद आप फूड का, हाँ, ये सारे एक्सपेंस, फिर पूरे 50% तो आपने पाकिस्तान से पे कर दी, बाकी 50 भी तो उधर जाके पे करनी है। अब ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, के उधर जाकर अब आपने इकट्ठे ही वो 50% लाइक सेमेस्टर वाइज पे करना है या फिर आपने उसकी इंस्टॉलमेंट्स हो जाती है। अच्छा, इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? अच्छा, अब ये भी एक काफी ब्रॉड क्वेश्चन है, क्योंकि हर कंट्री में लेवल्स हैं कि आपने किस लेवल में जाना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फाउंडेशन में जा रहे हैं तो मिनिमम पाकिस्तान में आपका ओ लेवल्स होना जरूरी है, ठीक है। ओ लेवल्स की आप मैट्रिक के बाद तो आपको सिर्फ यूके की कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती हैं, अदरवाइज इंटरमीडिएट होना जरूरी है। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट बैचलर्स में जा रहे हैं तो आपका यहाँ पे ए लेवल्स कंप्लीट होना चाहिए, आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट लाइक 12 years ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपकी यहाँ पे 16 years ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक 4 साल की ऑनर्स डिग्री, ये वो। अच्छा, अब जो एंट्री रिक्वायरमेंट है ये भी 2 तरह की है। एक आपकी
एकेडमिक रिक्वायरमेंट है और एक आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। अच्छा। ठीक है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट अभी हमने डिस्कस कर ली है, ये डिपेंड करता है आप किस लेवल में जा रहे हैं। अब इसके आगे भी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। अब वो बच्चे जिनकी परसेंटेज कम होती है, जिनके ग्रेड्स कम होते हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस है? उनके पास पाथवेज के ऑप्शंस हैं। ठीक है, फाउंडेशन, इंटरनेशनल, ईयर 1, और अगर उनकी वो एक्सेप्टेबिलिटी होती है तो वो डायरेक्टेड यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाता है बैचलर्स में। इसी तरह अगर आपके बैचलर्स में जो मार्क्स कम है या परसेंटेज कम है तो आपका प्री मास्टर्स में होता है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कंट्री टू कंट्री, कि उनमें कौन कौन से अवेलेबल जो पाथवेज हैं, क्या एंट्री पॉइंट्स हैं, उसकी आप फिर एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आइल्स के वाले से अक्सर कहा जाता है जी इसके बगैर तो आप जा ही नहीं सकते जी, ये क्या है? देखिए, आइल्स आपका एक इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिससे आपकी अंग्रेजी असेस होती है। ठीक है, इंग्लिश असेस होती है। ऑब्वियसली यू आर गोइंग इनटू इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो सबसे पहले उन्होंने ये देखना है कि आइदर आप की प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है, आपने लेक्चर लेने हैं, आपने कम्युनिकेट करना है, आपने असाइनमेंट्स देनी है, आपने प्रेजेंटेशंस देनी है। अगर आपकी उन जो मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट है दैट इज B2 लेवल, मींस कि आपका 6 ओवरऑल, नो लेस देन 5.5 होना चाहिए। ठीक है, ये आपके स्कोर होने चाहिए आइल्स में। अब तो खैर आइल्स ऑल्टरनेटिव बहुत है। क्या आइल्स के बगैर भी कोई पॉसिबिलिटी है कि बच्चा बाहर जा सके? बिल्कुल है। इसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे डिस्कस करूँ ना, तो जब भी 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक सेल्ट और एक नॉन सेल्ट। सेल्ट मींस कि आपने सेंटर में जाकर एक टेस्ट दिया है और उसके बाद आपको उसका जो आउटकम मिला है। अब नॉन सेल्ट कौन से टेस्ट हैं जो कि आप अपने कंफर्ट जोन में भी बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो विदाउट आइल्स वाला हम काफी दफा सुनते हैं डिफरेंट जगहों से, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आपने अपनी इंग्लिश एसएससी नहीं करानी। अच्छा। या तो आप ये सेंटर बेस्ड टेस्ट देंगे, या तो फिर आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। हाँ, इसका एक और ऑल्टरनेटिव है। कुछ कंट्रीज में कुछ कंट्रीज की कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे भी हो जाता है। मींस कि अगर आपने अपना 4 साल की डिग्री पाकिस्तान से की है, वो कुछ स्पेसिफिक लिस्ट है, उन यूनिवर्सिटी में से किसी में से आपने की है, तो आपको जो लेटर मिलता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का, उसकी बेसिस पे आपका आइल्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। बट ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बिल्कुल ही आइल्स के बगैर जो आपका एडमिशन हो जाएगा। आइदर आपको सेंटर बेस्ड टेस्ट करना पड़ेगा या फिर आपको ऑनलाइन टेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब ये स्किल लाजमी होनी चाहिए, ये जो स्पीकिंग स्पीकिंग है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पता नहीं होता किसी भी चीज़ का, मिसाल के तौर पे ऐसे भी वालिदैन भी हैं मिसाल के तौर पे जो चाहते हैं कि हर सूरत में बच्चा हमारा बाहर जाए, या बच्चे चाहते हैं बाहर जाए, तो ऐसी सूरत में मिसाल के तौर पे उनके पास ये स्किल्स ना हो, और फिर क्या सजेस्ट करेंगे इसके बारे से? देखिए, इसमें इसके बगैर आप जा नहीं सकते। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी लेवल में, किसी भी एंट्री पॉइंट में आपको आइल्स की जरूरत या आइल्स ऑल्टरनेटिव की जरूरत ना पड़े। इसको भी जैसे हमने डिस्कस किया, आइल्स या आइल्स ऑल्टरनेटिव, आपको इन आइदर वेज कुछ ना कुछ अब डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आपको इंग्लिश आती है। उसकी जो असेसमेंट के 4 तरीके हैं, मतलब 4 मॉड्यूल्स पे आपकी असेसमेंट होती है, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और उसके बाद लिसनिंग। ठीक है, इन 4 मॉड्यूल्स पे आपकी असेसमेंट होगी तो उसके बाद आपको स्कोर मिलने। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, अगर आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, तो आप अल्टरनेटिव कंट्रीज में जा सकते हैं। फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में आपकी एंट्री पॉसिबल नहीं है। और ये जैसे भी मैंने आपको बताया कि विदाउट आइल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑनलाइन टेस्ट का, जो ऑनलाइन टेस्ट बहुत ज्यादा OITC है, लैंग्वेज सर्च, लाइक बहुत सारे जो कि आप कर सकते हैं, या फिर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे हो जाता है। उसके लिए भी एटलीस्ट आपकी पाकिस्तान से 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज है कि राइट टाइम क्या है स्टूडेंट का जब वो बाहर जाना चाहता है, उसका एग्जैक्ट सही जो मिसाल के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं मिसाल चाहते हैं जी हमारा बच्चा छोटा सा वही बाहर चला जाए। अच्छा, कि ऐसे चाहते हैं नहीं जी वो पूरा मास्टर्स करके जी वो शायद, इसके वाले से राइट टाइम क्या है बच्चे के बारे में? अगर मैं अपने आपको थ्रू आउट एक्सपीरियंसेस का आंसर दूं ना, तो ये देखिए, पाकिस्तान की जिंदगी और जितनी भी ये डेवलप कंट्रीज हैं जहाँ बच्चे ने अकेले जाके रहना, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है कि यहाँ पे उसको किसी तरीके का प्रेशर नहीं होता। वो यूनिवर्सिटी जा रहा है, घर आ रहा है, उसकी हर चीज कंप्लीट है, और एक वो स्पून फीडिंग में चल रहा है। ठीक है, जब आप यहाँ से मूव होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, सबसे पहले होम सिक आप हो जाते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला नहीं भी आता, देखिए वहाँ पे ना एकदम से आपको बहुत सारे प्रेशर आते हैं। आपने पढ़ना है, आपने अपना सारा लिविंग मैनेज करना है,
आपने अपने लिए खाना सम टाइम बनाना है, अपने आप खुद प्रोवाइडर है, बस सब कुछ फिर खुद उसके ही बाद करना ग्रेड्स लेने हैं, फिर क्लासेस भी आप उधर मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये वीजा कंडीशन होती है, ठीक है, हर कंट्री की। तो ये सारा प्रेशर हर बच्चा टैकल नहीं कर पाता। कुछ मैंने बच्चों को देखा है वो ओ लेवल्स के बाद या मैट्रिक के बाद बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं कि वो अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन कुछ मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो कि इवन अब 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद भी वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वहां पे जाकर कुछ दिन भी रह सके। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये चीज देखनी चाहिए कि जब वो खुद अपने बच्चे में ये चीज देखे कि वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को हैंडल कर सकते हैं तब भेजना चाहिए। या इसको अगर हम बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं बहुत इम्पेशेंट होते हैं, मतलब वो फाउंडेशन करने के लिए चला जाए, ठीक है, मेरे ख्याल से एटलीस्ट बच्चे की 12 इयर्स जो है ना यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए एजुकेशन। अच्छा। मेरे ख्याल से ताकि वो थोड़ा बहुत चीजों को समझने के लिए के काबिल हो जाए, चीजों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाए, उधर जाकर उसके वो बिल्कुल बच्चों वाला उसका दिमाग ना हो एटलीस्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन करने जाते हैं और वो माशाल्लाह इतने होते हैं कि वो अपने आप को हैंडल कर सके। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसके बाद ही भेजना चाहिए। बच्चे में क्या वो देखें कि वो बिल्कुल उसको या तो फिर स्पून फीड ना करे, उसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट यहाँ पे होने दे, या फिर उसको जब अगर आपने इस असेसमेंट पे भेजना है तो फिर खुद असेस करे कि क्या मेरा बच्चा जो है ये सारे प्रेशर एक साथ हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि ये कैसे असेस किया जा सकता है कि फलां बच्चे को फलां यूनिवर्सिटी या फलां कंट्री में जाना चाहिए, इसकी कैसे आप असेसमेंट करती हैं? देखिए, असेसमेंट कभी भी आप वो सबकी असेसमेंट एक बंदे पे नहीं चल सकती, डिफरेंट फैक्टर्स पे असेसमेंट होती है। हर बच्चे के सर्कमस्टांसेस, हर बच्चे का बजट, हर बच्चे की जो प्रोफेशनल वो डिसीजंस हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और कौन सी कंट्री किसके लिए बेस्ट है ये उसके प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब एक बच्चा वो टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है या उसका बजट कम होना चाहिए या वो दोनों चीजों को साथ लेके चलना चाहता है, जब तक ये 4-5 चीजें एक काउंसलर के पास, एक कंसल्टेंट के पास नहीं होती, वो कभी भी नहीं बता सकता कि आपके लिए फलानी कंट्री, फलानी यूनिवर्सिटी बेस्ट है। अच्छा, बजट इसमें अहम रोल प्ले करता है? डेफिनेटली। हर बच्चे का जो देखिए, कुछ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ लोग कंसीडर करते हैं कि इनिशियल बजट जो है वो कम हो, और कुछ लोग जो ये प्रेफर करते हैं कि ओवरऑल बजट कम हो, ठीक है। तो दोनों सूरतों में देखना पड़ता है कि भाई इसके लिए क्या चीज ज्यादा प्रेफर कर रही है, क्या चीज इसके लिए ज्यादा सूट कर रही है, और क्या ये बच्चा प्रेफर कर रहा है उस हिसाब से जो है। एक चीज और है, इस पूरे प्रोसेस में ये जो स्टडी अब्रॉड का, इसमें कैरियर काउंसलिंग जो है ये कहाँ पर आती है? कब? वेरी फर्स्ट। अच्छा। देखिए, बिफोर चूजिंग यूनिवर्सिटी, बिफोर चूजिंग कोर्स, बिफोर चूजिंग एनीथिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या, क्यों और कब करने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जब तक आपकी ये 3-4 चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आप आगे भी जो है अपना डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरीके से करियर काउंसलिंग पे फोकस नहीं किया जाता। अब जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि करियर काउंसलिंग बिल्कुल स्टार्ट में होती है, इंटरमीडिएट के बाद, इंटरमीडिएट से पहले। अब एक बच्चा जब अपने 16 इयर्स कंप्लीट करके आपके पास आ गया, आप उसको क्या ही सजेस्ट करेंगे? उसने तो जो अपनी पढ़ाई पे टाइम देना था वो तो दे चुका हुआ है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम उसको ये बता सकते हैं कि भाई अब आगे तुम ये कर लो, ठीक है। और उसको अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस चीज की अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि कोई बच्चा वो स्पेसिफिक डिग्री क्यों कर रहा है। अभी तक इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। हम क्योंकि ट्रेंड्स को फॉलो करने में ज्यादा वो अपने आप में इजी फील करते हैं। ये ट्रेंड्स के ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आप सुन रहे थे कि स्टडी अब्रॉड के हवाले से बच्चा हर घर का जो है वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए एक्सपेंडिचर्स क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें ज़्यादा एसेंशियल और कौन सा एक सूटेबल या राइट टाइम कौन सा है, तो ये आज मैम इफ्तिखार खान ने डिटेल में आपको बताया। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवाल करने हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे सवाल भी कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ताला उसके पूरे जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जितोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।